आज के इस वीडियो से आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं स्क्रीन आउट कैंडिडेट कैसा फील करता है स्क्रीन आउट होने के बाद। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक स्क्रीन आउट कैंडिडेट क्या फील करता है गेट के अंदर घुसने पे और गेट से बाहर आने पे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो आपने फॉर्म भर दिया है। फॉर्म भरते ही आपको इंतज़ार रहता है कि क्या मेरी परसेंटेज कट ऑफ परसेंटेज के पार होगी या नहीं। अगर आपकी एसएससी टेक एंट्री है तो मोस्ट प्रोबेबली पार हो ही जाएगी, क्योंकि उसमें नॉर्मली 50-60% ही कट ऑफ रहती है, मैकेनिकल और सिविल को छोड़ दें तो। लेकिन अगर आपने टीजीसी भरा है तो उसमें कट ऑफ कुछ टाइम से काफ़ी हाई जा रही। तो मान लेते हैं हम एसएससी टेक की बात करते हैं, तो एसएससी टेक पे आपकी कट ऑफ क्लियर होते ही आपके अंदर एक एक्साइटमेंट सा आ जाता है कि अब कुछ टाइम बाद मैं डेट सेलेक्ट करूंगा, एसएसबी सेंटर जाऊंगा, स्क्रीन इन होऊंगा, नए दोस्त बनाऊंगा और रिकमेंड होके वापस आऊंगा। तो जब डेट सिलेक्शन का लिंक आ जाता है उसके बाद आप डेट सेलेक्ट करते हैं। तो नॉर्मली कैंडिडेट 1 महीने या 15 दिन का पीरियड रखते हैं डेट सेलेक्ट, मतलब जो करंट डेट है और जो उन्होंने डेट एसएसबी के लिए सेलेक्ट की है। तो इस बीच फॉर्मल ड्रेस खरीदी जाती हैं, नए जूते खरीदे जाते हैं, नई किट्स खरीदी जाती हैं, नए बैग खरीदे जाते हैं और बैग पैक कर लिए जाते हैं 1 महीना पहले ही। जो ये डेट सिलेक्शन और एसएसबी पहुंचने तक का टाइम है, ये बहुत ही एक्साइटिंग होता है। इस बीच में इंसान का एक दूसरा ही या कैंडिडेट का एक दूसरा ही स्वरूप देखने को मिलता है। उसके अंदर का डिफेंस एस्पिरेंट अचानक से जाग उठता है। जिस कैंडिडेट ने साल भर में कभी न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो, वो इस 1 महीने में 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करता है, वो भी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे। उसने कभी न्यूज़ चैनल्स को कोई तवज्जो ना दी हो, लेकिन अब उसको दिन में 2-2, 3-3 न्यूज़ चैनल देखने पड़ते हैं। वो थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, वेट ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, थोड़ा इंड्योरेंस ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें एक डिफेंस एस्पिरेंट में अचानक से जाग उठती हैं। उसे 1 महीने के अंदर ही ऑफिसर बनना है, वो ये मान के चलता है। तो वो सब ये सारी तैयारियां कर लेता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह सब पढ़ लेता है। उसके अलावा ही वो तैयारी कर लेता है कि मैं OAR के लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ, मैं नरेशन में कैसे बोलूँगा उसके लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ, मैं जीडी में कैसे पार्टिसिपेट करूँगा मैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर लेता हूँ। जो कैंडिडेट बिल्कुल फ्रेश होते हैं वो कोचिंग की तरफ भागते हैं, और कोचिंग उनको ये विश्वास दिला देती है कि 15 दिन में वो आपको एसएसबी का एक क्रैश कोर्स करवा देंगी। और मुझे नहीं पता है कि 15 दिन के क्रैश कोर्स में क्या होता है, बट वो एक क्रैश कोर्स आपको 15 दिन का करा देंगे, जिसमें आपको एसएसबी का पूरा प्रोसीजर बता देंगे कि ये होता है और ऐसा ऐसा होता है। और उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि एसएसबी कोचिंग्स की सच्चाई क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वरना उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। तो जी, जो 1 महीने का पीरियड हुआ, ये काफ़ी अच्छा टाइम कैंडिडेट का निकलता है। तो इसी बीच कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन करवा लेता है जर्नी के लिए। ये तक डिसाइड कर लेता है कि मैं कहाँ कौन से होटल में रुकूंगा। जो रिपीटर कैंडिडेट्स होते हैं उनको तो ये भी पता होता है कि डिस्टेंस कौन से होटल से एसएसबी सेंटर तक का कितना है, हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, या हम बाई फुट ही स्टेशन तक, मतलब एसएसबी सेंटर तक पहुंच सकते हैं। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट होता है उसको ये सब पता नहीं होता है, तो वो रिजर्वेशन या फ्लाइट टिकट जो भी है वो बुक करके रख लेते हैं। तो अब जैसे ही 1 महीने का टाइम भी ख़त्म होता है, कैंडिडेट एक नॉर्मल कैंडिडेट से एक डिफेंस एस्पिरेंट बन जाता है। तो फिर आती है जी वो डेट जब उसको अपनी जर्नी शुरू करनी है। वो अपनी जर्नी शुरू करता है, ट्रेन में भी कोशिश करता है घुलने मिलने की। कई कैंडिडेट्स तो मैंने देखे हैं ट्रेन में भी किताबें लेके बैठे रहते हैं, जिसमें वो कहानियाँ याद कर रहे होते हैं, OAR की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये सब होने के बाद जब वो स्टेशन पर पहुँचता है, यानी कि जो डेस्टिनेशन है सेंटर का, वो वहाँ पहुँचता है और वहाँ आसपास जाके होटल ढूंढने लगता है। फ्रेशर कैंडिडेट हमेशा होटल की तरफ भागते हैं, उसके उलट जो रिपीटर कैंडिडेट्स होते हैं वो ढूंढते हैं चीपेस्ट, जो सबसे सस्ते से सस्ता, टिकाऊ, जो उनको सर ढकाने के लिए रात को मिल जाए ठिकाना, वो उसकी तरफ भागते हैं। बहुत कम रिपीटर आपने देखेंगे जो होटल को अवेल करते हैं, ज़्यादातर रिपीटर धर्मशाला या गुरुद्वारे की तरफ भागते हैं। तो ये सब होने के बाद अब बात आती है, आप पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे। होटल में, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली डुअल कैंडिडेट के लिए होते हैं, 2 बंदे रह सकते हैं एक होटल रूम में, तो एक कैंडिडेट और आ जाएगा। तो एक कैंडिडेट आता ही एसएसबी की बातें शुरू हो जाएंगी। अगर वो दोनों फ्रेशर हैं तो ये सब बातें करेंगे कि
कल कैसे परफॉर्म करेंगे या ऐसा वैसा जो भी है। बट अगर वो दोनों कैंडिडेट रिपीटर्स हैं तो वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को शेयर करना शुरू कर देंगे। कई कैंडिडेट्स दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते हैं तो वो उसी दिन दाढ़ी बाल बनवा के तैयार हो जाते हैं बिल्कुल दूल्हे की तरह। तो ये सब होता है। बात आती है जी रात को क्या करेंगे। ये रात है बहुत लंबी, क्योंकि इस रात में होना क्या होता है, इस रात में आपके दिमाग में बस ये चल रहा होता है, फ्रेशर रिपीटर दोनों के चल रहा होता है कि कल अगर मैं स्क्रीन इन हो गया तो कैसे रिएक्ट करूंगा, और स्क्रीन इन नहीं हुआ तो कैसे रिएक्ट करूंगा। तो कैंडिडेट्स रात को बुक लेके बैठ जाते हैं, OAR की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, कुछ स्टोरीज को लिखना शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ शुरू कर देते हैं नरेशन की प्रैक्टिस और GD की प्रैक्टिस। अब ये सब पूरा हुआ, रात खत्म हुई, अगले दिन 3 बजे 4 बजे 5 बजे जिसकी जब नींद खुल जाती है वो उठ के तैयार होकर बैठ जाता है दूल्हा बन के। रिपोर्टिंग 6 बजे की होती है तो वो 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से कैंडिडेट्स तैयार होना शुरू हो जाते हैं। इस सब के बाद अब बात आती है रिपोर्टिंग की तरफ चलने की। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट होगा वो कोई व्हीकल ढूंढेगा, ट्रांसपोर्टेशन ढूंढेगा सेंटर तक पहुंचने की। लेकिन जो रिपीटर होगा, क्योंकि उसने जो स्टे चुना था वो चुना ही ऐसा था कि जो सेंटर के सबसे नज़दीक हो, तो बाय फुट अपने ट्रॉली बैग्स को घसीटते हुए ले चलेंगे। तो सब पहुंच गए वहाँ। अब होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेंटर पे जाके। उससे पहले आपको थोड़ी देर गेट के बाहर इंतज़ार कराया जाता है, तो वो गेट के बाहर ही कुछ दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई कैंडिडेट जो रिपीटर्स हो उनको तो कई ऐसे बंदे मिल जाएंगे जिनको उन्होंने पहले भी कई SSBs में देखा हुआ है या साथ में कभी उन्होंने SSBs दी हैं। तो ये सब होने लगता है। जैसे ही अंदर घुसते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होने लगता है। देखिए कपूरथला सेंटर में तो ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन आपका पहले ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है। लेकिन भोपाल इलाहाबाद जैसे सेंटर्स में आपका डॉक्यूमेंटेशन ब्रेकफास्ट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा सब कुछ होता, वो सब स्क्रीनिंग से पहले हो जाता है। तो स्क्रीनिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब आता है जी सीधा हम स्क्रीनिंग के पार्ट पे आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को छोड़ ही देते हैं, हम स्क्रीनिंग पे आते हैं। स्क्रीनिंग पे आते हैं तो स्क्रीनिंग पे आते ही हम लोग क्या करते हैं, वो आएंगे थोड़ी ब्रीफिंग देंगे, OAR के बारे में बता देंगे कि इस सेट के लिए आपको इतना टाइम मिलेगा, इतने क्वेश्चंस हैं, ऐसा करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी उनकी ब्रीफिंग है वो कंप्लीट करते हैं। आपने एक बैटरी कंप्लीट करी, वो तुरंत आपको दूसरी बैटरी दे देंगे। ठीक है, जैसे ही वो आपको दूसरी बैटरी देंगे उसके लिए भी आपको टाइम बता दिया जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस को करना है, ये सब कुछ। आपने दूसरी बैटरी भी कंप्लीट करी, फिर आपको 10 मिनट का एक ब्रेक दे दिया जाएगा। उस 10 मिनट के ब्रेक में आप फ्रेशन अप होना चाहते हैं, टॉयलेट वायलेट जाना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सब हो जाता है। उसके बाद आता है जी सबसे मुश्किल टास्क, स्टोरी राइटिंग का। तो उसके लिए भी एक ऑफिसर आएंगे और वो आपको ब्रीफिंग देंगे कि आपको स्टोरी में क्या क्या मेंशन करना है, एक्शन में क्या लिखना है, कितने वर्ड्स की स्टोरी होनी चाहिए, और आपको जो स्टोरी है उसमें एक्शन, फीलिंग्स, थॉट्स अपने सब कुछ फ्रीली जॉट डाउन करने हैं। तो ये सब होने के बाद आपको एक पिक्चर दिखा दी जाती है। 30 सेकंड के लिए आप उस पिक्चर को देखते हैं। 1 मिनट का टाइम आपको एक्शन लिखने को मिलता है और 3 मिनट का टाइम आपको स्टोरी लिखने को मिलता है, यानी टोटल 4 मिनट। बट ये 4 मिनट इतने ज़्यादा बड़े लगते हैं, ये कई बार तो जो कैंडिडेट बहुत तेज लिखता है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कई बार तो पता ही नहीं चलता कि ये 4 मिनट का टाइम कैसे निकल गया। स्टोरी खत्म होने के बाद आपको मतलब आपका जो बैच हॉल पे बैठा हुआ था उसको बाहर कर दिया जाता है हॉल से। अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो दूसरा बैच आ जाएगा, बट अगर कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है तो सारा बैच बाहर कर दिया जाएगा। अब भोपाल सेंटर में तो वहाँ एक वो कॉफ़ी वाला और ब्रेड पकौड़े वाला आ जाता है। तो कैंडिडेट सोचते हैं सारा जो सेंटर से ही प्रोवाइड हो रहा है, तो सब दबा के पेलते हैं। जो रिपीटर है वो एक्सपीरियंस होते हैं तो वो नहीं लेते हैं, बट फ्रेशर दबा के खाते हैं। तो ये सब होने के बाद सबकी गप्पे शुरू हो जाती हैं, और यहीं पे हम मिस कर देते हैं एक चीज़ को, क्योंकि हमने 4 मिनट के अंदर सब कॉन्शियसली एक स्टोरी को लिख लिया है और वो स्टोरी हमारे दिमाग में थी नहीं, तो हम स्टोरी को रिकॉल करने की ज़रूरत भी नहीं समझते। और अगर हम उसको रिकॉल करते नहीं हैं तो डेफिनेटली हमारे नरेशन और GD में भी झलकता है, क्योंकि हमने उसको पढ़ा ही नहीं है, हमने तो ऐसे लिख दिया है बस सबकॉन्शियसली। तो अब ये सब कुछ होता है, बात ख़त्म हुई, अपना जो भी आपने किया, जो भी बीच में लेना था वो सब कुछ लिया, खाना पीना जो भी था आपने अपना वो किया। उसके बाद आपको बैचेस में डिवाइड कर दिया जाएगा कि चेस नंबर दिस टू दिस,
टेक एंट्रीज में 13 से लेके 20-21 तक के बैच बन जाते हैं अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आई है। तो अगर रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा की हुई है तो 13 से 20-21 नॉर्मल है। तो जी ये सब कुछ हुआ। अब आपके बैच बन गए हैं, मान ले 13 बच्चों का बैच बन गया। तो 13 बच्चों का बैच बन गया है तो साइमल्टेनियस 2-3 हॉल्स में ये हो जाता है, यानी एक बार में लगभग 39 से 52 बच्चे एक बार में ये अपनी जो पीपीडीटी का डीटी वाला फेज है, डिस्कशन टेस्ट, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कई बार तो इससे भी ज़्यादा बच्चे एक बार में फेज को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, आपको एक हॉल के अंदर ले जाया जाएगा, वहाँ एसी चल रहा होगा, लेकिन एसी के चलते हुए भी आपको गर्मी इतनी लग रही होगी कि आपको लगेगा कि यहाँ इस कमरे में कोई एसी नाम की चीज़ ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो एंजाइटी है वो बाहर खुल के दिखने लगेगी हॉल में जाते ही। आपको हॉल भी ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, अब मुझे कैसे परफॉर्म करना है, आपके दिमाग में ये सारी बातें चलती रहेंगी और इन्हीं सब बातों के बीच में आपकी स्टोरी कहीं पीछे जाके छूट जाएगी। अब जैसे आप हॉल में बैठेंगे, वहाँ पे कुछ सेंटर्स में तो आपको स्टोरी जो आपने लिखी है उसका पेपर दे दिया जाता है ताकि आप उस स्टोरी को थोड़ा सा रिकॉल कर सकें, बट कुछ सेंटर में ये नहीं होता है। तो अब मान लीजिए अगर आपको स्टोरी दे भी दी, आपने थोड़ा रिकॉल कर ली कि जो भी स्टोरी थी, उसके बाद तीनों ऑफिसर्स आएंगे जिसमें आपका आईओ, जीटीओ, साइक तीनों होंगे। तो आईओ साहब बीच में बैठ जाएंगे और जीटीओ और साइक इधर उधर से उनके बैठ जाएंगे। तो जैसे ये लोग बैठते हैं, उसके बाद वो जो जीटीओ होंगे वो आपको ब्रीफ करेंगे कि अब 2 टेस्ट होने वाले हैं। एक तो नरेशन होगा, इंडिविजुअल नरेशन, जिसमें कैंडिडेट जो स्टार्टिंग नंबर, चेस नंबर है, वो शुरू करेगा और 1 बाय 1, मतलब उनके बोले बिना 1 बाय 1 नरेशन लास्ट चेस नंबर तक चलेगा। जैसे ही लास्ट चेस नंबर खत्म होगा तो वहीं से समझ लीजिए कि जीडी का फेज शुरू हो चुका है। कोई आपको ये बताएगा नहीं कि जीडी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है लास्ट बंदे का नरेशन खत्म होते ही कि जी जीडी की शुरुआत हो चुकी है। अब नरेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका चेस नंबर सबसे पहला है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने नरेशन दिया, ठीक है, आपने अपना नरेशन दिया, जैसा भी दिया, फंबल मारा और फ्लुएंटली दिया, जैसा भी दिया, हिंदी इंग्लिश जो भी दिया, मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आपने अपना नरेशन दिया, आप ठीक। बट अगर आपका चेस नंबर लास्ट है तो क्या होगा कि आपका चेस नंबर 13 है, चेस नंबर 1 ने नरेशन दिया, 2 ने दिया, 3 ने दिया, 4 ने, 5 ने, 6 ने, 12 तक ने नरेशन दे दिया, तो आपके दिल की धुकधुकी 12 बार बढ़ती रहेगी। जब चेस नंबर 1 दे रहा होगा थोड़ा बढ़ेगी, 2, फिर 2, फिर 3, फिर थोड़ा और, फिर 4, फिर थोड़ा और, फिर 12 नंबर आते आते आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएंगी। उसी बीच में अगर कोई 1 या 2 कैंडिडेट अपना नरेशन बहुत अच्छा दे दें, यानी बहुत फ्लुएंटली, और जिनकी स्टोरी भी बहुत स्ट्रांग हो, तो आपके तो मतलब हार्ट बीट पीक पे पहुंच जाएगी बिल्कुल। तो जो लास्ट चेस नंबर होता है तो वो अपना नरेशन वरेशन खत्म करेगा। अब जैसे ही नरेशन खत्म करेगा तो जी भाई साहब आती है अब जुबानी कुश्ती, जिसे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं जीडी, ग्रुप डिस्कशन। और इसी में आता है कैंडिडेट्स के अंदर का जानवर बाहर, चाहे वो रिपीटर्स हों, चाहे वो फ्रेशर्स हों, चाहे वो स्क्रीन आउट्स हों। अब या तो इस जीडी में आपका जानवर उछल के सारे जानवरों के ऊपर चढ़ बैठेगा, और या तो वो सबसे डर के अंदर ही दुबका रह जाएगा। तो जीडी में जो 2 तरह के कैंडिडेट देखने को आपको मिलेंगे, या तो एक वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, यानी जो किसी को बोलने ही नहीं देते, क्योंकि उनको ये लगता है, उनके दिमाग में ये परसेप्शन है, और ये मुझे पता नहीं है कि परसेप्शन आया कहाँ से, बट उनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि बेटा जीडी में तो जितना ज़्यादा बोलेगा तेरे स्क्रीन इन होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, जबकि ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। ज़्यादा क्वांटिटी तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करती है। योर एम शुड बी टू कम एट कंसेंसस स्टोरी, कॉमन स्टोरी पे आना आपका मोटिव या एम होना चाहिए। नो मैटर व्हाट, ग्रुप में भसड़ हो रही है, आप भसड़ में पढ़ के कॉमन स्टोरी लाइए, आप शांत बैठ के कॉमन स्टोरी लाइए, ये आपका अपना तरीका है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जी चलिए, जीडी वीडी हुआ, आपने भी पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, हो गया जी, बात खत्म हो गई, हम आ गए बाहर को। अब यहाँ अब रिजल्ट का इंतज़ार होता है, तो जो आपके बच्चे बैच हैं वो सबका कंप्लीट होता रहता है, जो भी है अपना नरेशन वरेशन वाला फेज जो है वो उनका कंप्लीट हो रहा होता है। जैसे ये सब कंप्लीट होता है तो वहाँ पे 2 केसेस आते हैं, या तो आपका जो लंच है वो स्क्रीनिंग के रिजल्ट से पहले मतलब पहले आपको करवा दिया जाएगा, या आपका स्क्रीनिंग के बाद आपको कराया जाएगा। तो अगर आपका स्क्रीनिंग से पहले करा दिया जाता है, जैसे स्क्रीनिंग हो चुकी है,
पीपीटीटी हो चुकी है, रिजल्ट नहीं आया, बट रिजल्ट से पहले करवा दिया, तो कैंडिडेट थोड़ा रोक रोक के खाते हैं कि कोई नहीं, रात को खाएंगे, स्क्रीन इन होने के बाद खाएंगे। बट अगर रिजल्ट के बाद करवा दिया तो कैंडिडेट दबा के खाते हैं, और खासकर जो स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो तो बहुत ही दबा के खाते हैं। तो ये सब हुआ, कंप्लीट हो गया सब कुछ। तो ये रिजल्ट की बारी आ गई, ऑफिसर आगे फाइल लेके। अब आप थे चेस्ट नंबर 1 और मान लीजिए उसने फाइल खोली, ऑफिसर ने फाइल खोली और चेस्ट नंबर 5-6 से शुरू कर दिया। देखिए मोस्ट केसेस में वो रैंडमली ही चलते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्वेंशली चलें। तो आप जब तक सारे कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस ना हो जाए ना, तब तक ये मन में बना के रखिए कि हो सकता है मेरा नाम आएगा ही। तो वो शुरू करेगा रैंडमली सीक्वेंस में, और जैसे ही आपके बैच से 1-2 बच्चे स्क्रीन इन हो जाएंगे ना, तो आपका मतलब ऐसा हार्ट ब्रेक सा हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा नाम नहीं लिया, मैं स्क्रीन आउट हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि वो घूम फिर के वापसी वहीं पे आ जाते हैं। जैसे वो फर्स्ट बैच के 2-3 बच्चों के नाम लेंगे, फिर सेकंड बैच या थर्ड बैच जिससे भी उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, और फिर घूम फिर के जो बच्चे रिमेनिंग बच्चे हैं उनको बीच में आके ले लेंगे, बीच में उनका नंबर ले लेंगे रैंडमली। तो ये सब होने के बाद अब देखिए जो स्क्रीन इन हो गए हैं उन कैंडिडेट का फेस तो बिल्कुल खुशी से, मतलब वो फूले नहीं समाते, वो रिकमेंडेशन ही समझते हैं अपने आप को। और स्क्रीनिंग रिकमेंडेशन से ज़्यादा खुशी दे देती है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने 400 बच्चे compete करने को या 250 बच्चे compete करने को थे और आपने 250 बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। हो सकता है रिकमेंडेशन में 40 बच्चे हों, एक बच्चा रिकमेंड हो, बट वहाँ पे आपको इतना दुख नहीं होता। बट स्क्रीनिंग में अगर आप स्क्रीन आउट हो जाए तो आपको काफ़ी सारा दुख होता है, और नहीं भी होता है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है, अगर आप स्क्रीन इन हो गए तो आपकी रात अच्छी गुजरेगी। बट अगर आप स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो होता क्या है, स्क्रीन आउट होने वाला कैंडिडेट जाते हैं, फिर वो अपने कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम उनका क्या होता है, वो वापसी की टिकटें ढूंढते हैं, चाहे ट्रेन की हो चाहे बस की हो। वो ढूंढते हैं कि वापसी कैसे जाएंगे घर को, या जो भी उनकी डेस्टिनेशन है वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो गेट के अंदर तक उनका मूड बहुत सैड होता है, बट गेट के बाहर आते ही वो मूड सैडनेस से हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कि आपके साथ 220 बच्चे एक साथ बाहर निकल रहे हैं गेट से। तो जब ये एक साथ वाला वो होता है ना, तो फिर आपको ऐसा फील होता है कि यार चल कोई नहीं, मैं ही नहीं था, और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक। लेकिन अगर जो बंदा आपका लास्ट नाइट रूममेट था और वो सिलेक्ट हो जाए और आप ना हो, तो फिर तो भाई साहब बहुत ही दुख क्या बोलूँ, ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, ये तो क्या ही हो गया, क्या हो गया मेरे साथ, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई, वो वाली बात हो जाती है। तो जैसे ही आप गेट से बाहर आते हैं आपका फिर वो मूड थोड़ा हैप्पी हो जाता है। फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की बातें करने लगते हैं। कई लोग बोलने लगते हैं कि भाई CDS आ गया, FCAT आ गया, या इसका फॉर्म भर लो, जो कुछ है ये सब कुछ चलता रहता है। तो जैसे ये सब कुछ हुआ उसके बाद आप अपने डेस्टिनेशन को वापसी चल जाते हैं। तो स्क्रीनिंग में देखिए इतना दिल पे लगाने वाली बात है नहीं कि स्क्रीनिंग में आप स्क्रीन आउट हो गए हैं तो इतना दुखी हो जाएं कि यार मैं अगले SSB नहीं आऊँगा, ये वो फलाना ढिमाका। ठीक है यार, इस मतलब अगर आप फेलियर से डर के घर पे बैठ जाएंगे तो ये तो बहुत ही मतलब अजीब सी बात हो गई है। फेस कीजिए, एक बार नहीं होगा, दूसरी बार होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार होगा। हाँ ठीक है, अगर आपके फिनेंसेस आपको अलाउ नहीं करते हैं तो तब तो आपको रुक जाना चाहिए, बट अगर आपके फिनेंसेस आपको अलाउ करते हैं तो फिर आप दे सकते हैं SSB। और ऐसा भी नहीं है कि जो कैंडिडेट पहली बार में नहीं होता वो कभी ऑफिसर नहीं बन पाता है। आपने कर्नल आशुतोष शर्मा के बारे में सुना होगा, उन्होंने 13 अटेम्प्ट में, मतलब जो उनका 13th अटेम्प्ट था उसमें उन्होंने SSB क्लियर किए। तो यार वो कर्नल रैंक तक पहुंच गए 13 अटेम्प्ट के बाद। मतलब अगर वो पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते तो शायद वो और ऊपर तक पहुंच जाते, बट वो कर्नल तक पहुंच गए, वो भी 13 अटेम्प्ट, मतलब 12 अटेम्प्ट लगने के बाद। तो आपकी डेडिकेशन डिपेंड करती है कि आपको कहाँ जाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार स्क्रीनिंग हो जाएंगे तो मतलब स्क्रीनिंग हो जाएंगे तो रिकमेंडेशन पक्का है। अनसर्टेनिटी तो कहीं भी है ना, वो तो आप स्क्रीन आउट भी हो सकते हैं, फिर आप नॉट रिकमेंड भी हो सकते हैं। तो आप अगर स्क्रीन आउट होकर घर पे बैठना पसंद करते हैं तो वो आपकी इच्छा है, बट मैं आपको तो यही बोलूँगा कि अगर आप स्क्रीन आउट हो भी जाते हैं ना तो उस स्क्रीन आउट को दिल से ना लगाइए। उस स्क्रीन आउट से कुछ सीखिए कि मैंने कहाँ गलती कर दी, मैंने किस चीज़ को लाइटली ले लिया, मैंने कहाँ पे टाइम अपना खराब कर लिया। और जो हम ये स्टोरी राइटिंग के बाद
जो अपने वो 10-15 मिनट गवा देते हैं ना, मतलब जहाँ हम अपनी स्टोरी को रिकॉल करना भूल जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं या मेरे फ्रेंड्स का यही वो है ओपिनियन कि वो जो टाइम होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस टाइम में अपनी स्टोरी को रिकॉल कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है नरेशन में। और आपका नरेशन एक बार अच्छा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, तो आपका जीडी ना ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। देखिए जीडी में उछल कूद वही लोग मचाएंगे जिनका नरेशन अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि उनका नरेशन अच्छा नहीं हुआ है तो अब उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि भाई मुझे जीडी में तो अच्छा करना है तभी मैं स्क्रीन इन हो पाऊँ। और जीडी में वो बच्चा बहुत शांत बैठेगा जिसको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत ही अच्छा नरेशन दिया है, यानी मतलब वो अंदर से खुश हो, उसके अकॉर्डिंग उसने अच्छा दिया है। 3 ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग पता नहीं, बट उसके अकॉर्डिंग उसने बहुत अच्छा नरेट किया है, उसकी स्टोरी अच्छी थी, तो वो बच्चा जीडी में बहुत शांत बैठेगा। तो आपको अगर ऐसा मतलब अगर आप नरेशन अच्छा दे देंगे तो आपका जीडी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो टाइम मिलता है आपको ब्रेक का, उसमें अपनी स्टोरी को रिकॉल कर लें। पूरी स्टोरी नहीं कर सकते तो थीम को रिकॉल कर लें कि यार मैंने पिक्चर देखी थी, कौन सी थीम पे स्टोरी लिखी थी, या मेरे कैरेक्टर्स का नाम क्या था, उनकी एज क्या थी, ये सब चीज़ें आप उस टाइम में रिकॉल कर लें। और एक बार आप स्क्रीन इन हो जाएंगे तो वहाँ भाई 5 दिन आपको ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जिनके साथ आपको रात भर गप्पे मारने में आपका टाइम निकल जाएगा। तो आपको अगर गप्पे मारना है तो आप स्क्रीन इन होने के बाद मार सकते हो, बट अगर आप वो 10 मिनट यूटिलाइज कर लोगे तो वो 10 मिनट आपको स्क्रीन इन करवा देंगे और आपको वापसी की बस नहीं पकड़नी पड़ेगी, ये तो मेरी गारंटी है। तो भाई देखिए, आपकी इंग्लिश ऊपर नीचे है कोई फ़र्क नहीं है, बट आपका इतना आप बोल पाएँ कि आप अपना आइडिया कन्वे कर पाएँ, ठीक है ना। मतलब इतनी ख़राब अंग्रेजी ना हो कि किसी को सामने वाले को समझ ही ना आए, और ना बोल पाएँ तो हिंदी में ही बोल दें, लेकिन बोलें ज़रूर, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो सामने वाला समझेगा क्या, और समझेगा नहीं तो आपको नंबर देगा क्या। तो भाई अगर आपको स्क्रीन आउट होने से डर लगता है तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आप अकेले नहीं हैं जो स्क्रीन आउट हुए हैं। यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन बेचारों के कई सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं और वो स्क्रीन इन ही नहीं हो पा रहे, और वो हर साल इंप्रूव करते हैं और हर बार कोचिंग बदल के उन्होंने देख लिया है, बट वही है, कोचिंग में जाके पैसा वेस्ट करते हैं और खास कुछ होता नहीं। तो देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो के बारे में मुझे अपना ओपिनियन बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप आगे कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।